अगला जो टॉपिक है वो है मेंडल ने मटर के पादप में कौन कौन से विपर्यासीय लक्षणों का चयन किया था। तो टॉपिक का नाम है मेंडल द्वारा चयनित विपर्यासीय लक्षण। अब मेंडल द्वारा चयनित जो विपर्यासीय लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं वो आप समझिएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि मेंडल ने मटर के पादप में 7 जोड़ी, कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों का चयन किया था। अब इन विपर्यासीय लक्षणों को दर्शाने के लिए हम एक सूची बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले पादप का गुण, उसके बाद में आता है विपर्यासीय लक्षण। और ये जो विपर्यासीय जो लक्षण जो हैं, इन विपर्यासीय लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है प्रभावी लक्षण और दूसरे जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षण। ये इस तरीके से, इसमें सबसे पहले जो है पादप का जो गुण है वो है पादप की ऊंचाई। अब इसका जो प्रभावी लक्षण है वो है लंबापन, जिसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो इसमें आ जाएंगे बौनापन, और इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखे जाते हैं और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखे जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो है पुष्प की स्थिति। पुष्प कक्षस्थ है तो ये हो जाएगा प्रभावी लक्षण, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाएगा। और अग्रस्थ है तो हो जाएगा अप्रभावी लक्षण, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में आता है पुष्प का रंग। अगर बैंगनी पुष्प है, बैंगनी रंग है, कैपिटल वी से, और सफेद अगर रंग है अप्रभावी रंग तो उसको स्मॉल वी से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद में आता है फली का आकार। अगर फूली हुई है तो कैपिटल आई, और अगर संकीर्णित है यानी सिकुड़ी हुई है या चपटी है तो उसके लिए स्मॉल आई। फिर फली का रंग, हरा है रंग इसका फली का तो कैपिटल जी से, और अगर पीला रंग है अप्रभावी लक्षण है इसका वो स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल जी से। फिर उसके बाद में आता है बीज का आकार। तो जो बीज का आकार है प्रभावी लक्षण तो है गोलाकार बीज, और इसके लिए कैपिटल
RR का उपयोग करेंगे, और अगर बीज जो है जोड़ीदार है यानी अप्रभावी लक्षण है ये, इसको स्मॉल RR से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद में बीज का रंग, अगर बीज का रंग पीला है प्रभावी लक्षण है ये, कैपिटल YY से प्रदर्शित करेंगे। और अगर बीज का रंग हरा है अप्रभावी लक्षण है, स्मॉल y से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से इस सारणी में आप देख सकते हो कि मेंडल ने मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। और वो लक्षण क्या क्या है? पादप के गुण पहला आप याद रखेंगे, पहला पादप की ऊंचाई, फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। अब पादप की ऊंचाई के विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं? इसका प्रभावी लक्षण तो है लंबापन और अप्रभावी लक्षण है बोनापन। प्रभावी लक्षण जो लंबापन है उसको कैपिटल TT से, और अप्रभावी लक्षण बोनापन उसको स्मॉल TT से प्रदर्शित करेंगे। पुष्प की स्थिति, इसका प्रभावी लक्षण है कक्षस्थ, कैपिटल AA से प्रदर्शित करेंगे, और अप्रभावी लक्षण है अग्रस्थ, जिसको स्मॉल AA से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद आता है पुष्प का रंग, इसका प्रभावी लक्षण है बैंगनी रंग का पुष्प, जिसको कैपिटल VV से प्रदर्शित करेंगे, और सफेद रंग का पुष्प जिसको स्मॉल VV से प्रदर्शित करेंगे। फिर आता है फली का आकार, अगर फली फूली हुई है प्रभावी लक्षण है कैपिटल II से प्रदर्शित करेंगे, और अप्रभावी लक्षण इसका हो जाएगा संकीर्णित, जिसको स्मॉल II से प्रदर्शित करेंगे। फिर आता है फली का रंग, फली का अगर हरा रंग है तो ये इसका प्रभावी लक्षण है, इसको कैपिटल GG से प्रदर्शित करेंगे। यदि फली का रंग पीला है तो ये इसका अप्रभावी लक्षण है, इसको स्मॉल GG से प्रदर्शित करेंगे। फिर है बीज का आकार, अगर गोलाकार बीज है तो इसको कैपिटल RR से प्रदर्शित करेंगे, ये इसका प्रभावी लक्षण, और अगर जोड़ीदार बीज है तो इसको स्मॉल RR से प्रदर्शित करेंगे, ये इसका अप्रभावी लक्षण। फिर आता है बीज का रंग, पीला रंग है अगर बीज, प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, कैपिटल YY से शो किया जाएगा, और अगर हरा रंग है तो ये इसका अप्रभावी लक्षण है, इसको स्मॉल YY से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से मेंडल ने जो है मटर के पादप में 7 जोड़ी जो है विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो है आनुवांशिक शब्दावली। स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, आनुवांशिकी शब्दावली, जिसमें सबसे पहले जीन। जीन जो है इसको आनुवांशिक संचरण की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं इन लक्षणों का निर्धारण और नियंत्रण ये जीन ही करता है, और जीन जो होते हैं वो हमेशा युग्म में यानी कि जोड़ी में पाए जाते हैं। अब मेंडल ने तो इनको कारक कहा था, और बाद में इन्हीं कारक को वैज्ञानिक जोहानसन ने जो है जीन शब्द से प्रतिपादित किया था। तो क्या है जीन? यह आनुवंशिक संचरण की सबसे छोटी इकाई है। फिर सजीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं नियंत्रण करने वाले कारकों को जीन कहते हैं। जीन हमेशा कैसे होंगे? युग्म में यानी जोड़े में, हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं।
और जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद में अगली जो शब्दावली आती है वो है युग्म विकल्पी। अब हमें पता है कि जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण और नियंत्रण कौन करते हैं? जीन। और जीन हमेशा किस में पाए जाते हैं? युग्म में। यानी कि जीन के कितने स्वरूप हो गए? 2 स्वरूप हो गए, और जीन के 2 स्वरूप ही क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो यहां पे लिखते हैं लक्षणों का निर्धारण एवं नियंत्रण करने वाले जीन के 2 स्वरूप पाए जाते हैं, जिसे युग्म विकल्पी कहते हैं। अब कैसे? जैसे कि अगर लंबा पादप है तो लंबापन जो है इसके लिए कैपिटल टी होगा, और अगर मान लीजिए बोनापन जो है तो उसके लिए जो है स्मॉल टी होगा। तो कहने का मतलब जीन के कितने स्वरूप हो गए? 2 स्वरूप। और इस तरह से जीन के जो 2 स्वरूप पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? अगर युग्म विकल्पी में जो जीन है एक समान होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। तो इसमें लिखा जाता है यदि युग्म विकल्पी या दोनों युग्म विकल्पी दोनों जीन के युग्म विकल्पी एक समान होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लंबा पादप जो है इसके लिए अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल टी टी। और अगर मान लीजिए बोना पादप जो है तो उस बोना पादप के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल टी टी। तो आप देख लो यहाँ पर ये जीन के जो दोनों युग्म विकल्पी जो है वो कैसे हैं? एक समान है। ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी। इसमें भी आप देख रहे हो दोनों जो जीन है वो कैसे हैं? एक समान है, स्मॉल टी टी। तो अगर युग्म में पाए जाने वाले दोनों जीन कैसे हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या कहा जाता है? यदि युग्म विकल्पी के दोनों जीन कैसे हो? अलग अलग हो, असमान होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि अशुद्ध लंबा पादप, अशुद्ध लंबा पादप, इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा जीन पर को कैपिटल टी और स्मॉल टी से। तो इस युग्म विकल्पी में आप देखोगे कि दोनों जीन कैसे हैं? अलग अलग है। एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है। तो जब यहाँ पर दोनों जीन असमान होंगे तो इसे ही क्या कहा जाता है? विषम युग्मजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने आनुवंशिक शब्दावली में पढ़ा जीन के बारे में। जीन जो है इसको आनुवंशिक संचरण की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, और सजीवों के लक्षणों का निर्धारण और नियंत्रण करने वाले कारकों को ही जीन कहते हैं।
जीन हमेशा युग्म में यानी जोड़ी में उपस्थित होते हैं और जीन शब्द जो है जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद में आता है युग्म विकल्पी। तो लक्षणों का निर्धारण और नियंत्रित करने वाले जीन के कितने स्वरूप होते हैं? 2 स्वरूप होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे लंबापन है तो उसके लिए कैपिटल टी आ जाएगा, बौनापन है तो उसके लिए स्मॉल टी। तो 2 हो गए यहाँ पर जीन के स्वरूप। फिर उसके बाद में आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये युग्म में उपस्थित दोनों जीन, ये युग्म ही तो है, यानी कि जीन का क्या एक जोड़ा, और ये भी जीन का कैसा एक जोड़ा है, युग्म है। तो युग्म में उपस्थित अगर जीन के दोनों विकल्प कैसे हो? समान हो। युग्म में उपस्थित जीन के दोनों विकल्प कैसे हो? समान हो। यहाँ पर भी ये समान है, यहाँ पर भी ये समान है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? समयुग्मजी। और यहाँ पर विषमयुग्मजी में आप देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा। यहाँ पर आपको ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? असमान दिखाई दे रहे हैं। एक अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तो एक अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा गया है, ठीक है। तब इसमें युग्म के दोनों विकल्प जो हैं आप देख रहे हो कैसे हैं? असमान है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहते हैं। अगली शब्दावली, अगली शब्दावली जो है वो है एक लक्षण प्रारूप और एक आती है जीन प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है? जो सजीवों के बाह्य आकारिक के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सजीवों के बाह्य आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन करना लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 पादप लगे हुए हैं, एक पादप लंबाई में अधिक होता है और एक पादप लंबाई में कम होता है। तो जो लंबाई में अधिक होगा हम क्या कहेंगे? ये लंबा पादप है। उसकी हाइट को देख करके, बाहरी लक्षण को देख करके कहा। एक पादप जिसकी हाइट कम है, ऊंचाई कम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बौना पादप है। तो केवल सजीवों के बाह्य आकार के लक्षणों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। उसके बाद में अगली जो शब्दावली आती है वो है जीन प्रारूप। अब क्या है जीन प्रारूप? किसे कहा जाता है? इसमें बाह्य आकार के लक्षणों का अध्ययन किया गया था लक्षण प्रारूप में, तो इसमें हम क्या करेंगे? आनुवांशिकीय जो रचना जो होती है उसका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनती है कि सजीवों की आनुवंशिकीय रचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। फिर इसके बाद में अगली जो परिभाषा आती है वो है प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो संकरण प्रयोग किए जाते हैं उसमें जनक पादप से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है वो कहलाती है F1 पीढ़ी। अगर F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण की सीधी सिंपल सी परिभाषा है कि F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है अप्रभावी लक्षण, और अप्रभावी लक्षण का मतलब क्या होगा? बिल्कुल इसका विपरीत, कि F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होने वाले लक्षणों को
अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर इसके पश्चात अगली परिभाषा शब्दावली एक संकर संकरण। अब एक संकर संकरण का मतलब क्या होता है कि यदि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, संकरण के दौरान केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण कहते हैं। संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। फिर इसी तरीके से दूसरी परिभाषा बनती है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होगा? एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया, तो इसमें दो लक्षणों की। तो संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में त्रिसंकर संकरण। अब त्रिसंकर संकरण का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। तो जब तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंकर संकरण कहेंगे। तो संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिर इसी तरीके से एक और आता है बहु संकर संकरण। अब क्या है बहु संकर संकरण का मतलब? जब तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है संकरण में, तो उसे क्या कहेंगे? बहु संकर संकरण कहते हैं। तो परिभाषा बन गई संकरण जिसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमने आनुवांशिक शब्दावली पढ़ी वो है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है कि सजीवों के बाह्य आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। फिर उसके बाद में आता है जीन प्रारूप, यानी कि सजीवों की आनुवांशिकीय रचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। फिर आता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है कि F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को ही प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद में आता है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण का मतलब F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो एक संकर संकरण। फिर द्विसंकर संकरण का मतलब संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद में त्रिसंकर संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में आता है बहुसंकर संकरण, यानी कि संकरण जिसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? बहुसंकर संकरण कहलाता है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं।
अगली जो शब्दावली है वो है परीक्षण संकरण। अब परीक्षण संकरण का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा आप। F1PD से प्राप्त पादप का संकरण अप्रभावी लक्षण युक्त जनक पादप से, अप्रभावी लक्षण युक्त जनक पादप से किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? परीक्षण संकरण कहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे परीक्षण संकरण को। अभी इसकी परिभाषा है कि परीक्षण संकरण का मतलब क्या है कि F1PD से प्राप्त पादप का संकरण अप्रभावी लक्षण युक्त जनक पादप से किया जाता है, तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है संकर पूर्वज संकरण। अब संकर पूर्व संकरण का मतलब क्या होता है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप का संकरण दोनों जनक में से किसी के साथ भी किया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप का संकरण दोनों जनक पादपों में से किसी भी जनक के साथ किया जा सकता है, तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब उसके बाद में आती है अगली परिभाषा व्युत्क्रम संकरण। अब व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या होता है इसको आप समझिएगा। मान लीजिए हमने जो संकरण प्रयोग में दो पादप लिए, ए और बी। एक लंबा पौधा है और दूसरा बोना पौधा है। लंबा पौधा है उसको हम नर मान लेते हैं और बोना पौधा है उसे हम मादा मान लेते हैं। तो जब अगली बार संकरण का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि लंबे पादप को जिसको पहले हमने नर माना था अब उसको मादा मान लेंगे, और बोना पादप जिसको पहले मादा माना था उसको अब क्या मान लेते हैं? नर पादप मान लेते हैं और संकरण करते हैं। तो ऐसे संकरण को ही क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। तो व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या है कि संकरण प्रयोग में यदि पादप ए कैपिटल TT यानी कि लंबा पादप नर तथा पादप बी स्मॉल tt यानी कि बोना पादप मादा है, तो अगले संकरण प्रयोग में लंबा पादप कैपिटल TT मादा तथा बोना पादप स्मॉल tt नर के रूप में बोना पादप स्मॉल tt
नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है कि जनक पादपों में संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी को क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। फिर आता है F2 पीढ़ी। तो हमने जो F1 पीढ़ी प्राप्त की है, अब उस F1 पीढ़ी के पादपों में संकरण से प्राप्त अगली पीढ़ी को क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी कहते हैं। फिर आता है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब क्या होता है? संकर संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पादपों को प्रयुक्त किया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। फिर अगली जो शब्दावली है वो है एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। एक संकर अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर अनुपात का मतलब क्या है? द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो इस प्रकार से आनुवांशिक शब्दावलियां पढ़ी हमने। कुल ये आनुवांशिक शब्दावलियां जो आपके सिलेबस में है वो 20 हैं, और वो 20 की 20 आनुवांशिक शब्दावलियां हमने आज पढ़ ली है। धन्यवाद।